चैप्टर 24 है, ठीक है, चैप्टर के रूप में भी इंपॉर्टेंट है, 24 है। किससे रिलेटेड है? ये इंक्वायरी एंड ट्रायल से रिलेटेड है। इंक्वायरी और ट्रायल से जुड़े जो जनरल प्रोविजंस हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और इसका जो पहला सेक्शन है 300 वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 300 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जांच विचारण के लिए जो नेचुरल जस्टिस के रूल्स हैं उनसे रिलेटेड है, और इसी वजह से प्राकृतिक न्याय से जुड़े होने की वजह से, ठीक है, ये संविधान में इस टाइप का उपबंध मिलता है, ठीक है, सीआरपीसी में तो मिल ही रहा है, एविडेंस एक्ट में इस टाइप का उपबंध मिलता है, सीपीसी में भी इस टाइप का उपबंध मिलता है। यानी कि आपको प्रांग न्याय जानना रहेगा, ठीक है, प्रांग न्याय जानना रहेगा, रेस जुडिकेटा, ठीक है, ये जानना रहेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। रेलिवेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं? अगर आर्टिकल में बात की जाए तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 20 है, ठीक है। एविडेंस में बात की जाए तो इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 40 है। सीपीसी में बात किया जाए तो सेक्शन 11 है, ठीक है। 4 सेक्शन ऐसे हैं, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चारों सेक्शन हैं, पढ़ने हैं, ठीक। एग्जामिनेशन के सिलेबस के हिसाब से वो अलग बात है, जैसे एपीओ के लिए सीपीसी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर से जुड़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी जाने रहिए कि सीपीसी सेक्शन 11, एविडेंस 40, आर्टिकल 20, सीआरपीसी 300 रेस जुडिकेटा से जुड़े हुए हमारे प्रोविजंस हैं। कमोबेश सभी में यही बात है कि अगर किसी का मतलब अभी 300 हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या उसके टेक्निकल इशूज हैं, वर्ड्स हैं, उनके हिसाब से भी प्रश्न बनता है तो उनको हम देखेंगे, लेकिन एक सामान्य सा नियम है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जांच विचारण की कार्यवाही हो चुकी हो और उसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया हो, यानी कि सामान्य तौर पे, सामान्य टेक्निकल तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ, सामान्य तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर गुण दोष पर विचारण किया जा चुका हो और निर्णय दिया जा चुका हो तो नए केस के रूप में नए सिरे से अपील आप करिए, कोई समस्या नहीं, नए सिरे से उसी मामले उसी तथ्य को पुनः न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है। ये एक सामान्य सा नियम है। फिर सीपीसी अपने लैंग्वेज में कहती है, सीआरपीसी अपने लैंग्वेज में कहती है, आर्टिकल 20 अपना कंटेंट रखती है, एविडेंस एक्ट अपना कंटेंट रखता है, वो अपनी जगह की बात है। लेकिन सभी की अगर कॉमन बात की बात की जाए तो यही है कि अगर गुण दोष पर विचारण हो गया है, गुण दोष के आधार पर निर्णय सुनाया गया है तो नया नहीं आएगा। समस्या है तो अपीली प्रोविजंस को देखिए या और कोई रास्ता ढूंढिए, नए सिरे से पुनः विचारण उसका नहीं होगा। ये सामान्य सा नियम है। अब देखते हैं सेक्शन 300 सीआरपीसी क्या कहता है, ठीक है। इसकी हेडलाइन है पर्सन वंस कन्विक्टेड आर एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, ठीक है, यानी कि हेडलाइन उसी अकॉर्डिंग लिखी है, पर्सन वंस कन्विक्टेड आर एक्विटेड, ठीक है, कन्विक्ट किया गया हो या एक्विट किया गया हो, नॉट टू बी ट्राइड फॉर, नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहा गया है, एक बार सिद्ध दोष या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का, ठीक है, एक बार सिद्ध दोष और दोष मुक्त व्यक्ति का, इसका क्या होगा, एक बार अगर हो गया है उसी अपराध के लिए दूसरा विचारण नहीं होगा, उसी अपराध के लिए
दूसरा विचारण नहीं। ठीक है, यानी कि आपको बताए थे बेयर एक्ट पढ़ते समय क्रम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हेडलाइन बहुत सी बात कहती, यानी कि शुरुआत अगर आप हेडलाइन से कर रहे हैं, चैप्टर से कर रहे हैं, एक्ट से कर रहे हैं, जहाँ से भी है उस सीक्वेंस को आपको समझना चाहिए। तो मूल नियम क्या हो गया कि एक बार कोई पर्सन दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दंड की बात नहीं की गई है, दंड दिया गया नहीं दिया गया, भर्त्सना करके छोड़ दिया गया, कुछ भी होगा। ठीक है, सजा की मात्रा क्या होगी हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, यहाँ पर दोषी है या नहीं है, यदि एक बार हो गया तो दोबारा उसी बात के लिए उसका विचारण नहीं किया जाएगा। मूल नियम ये है। अब एक्सप्लेन इसको किस किस प्रकार से किया गया है, किस किस प्रकार से उस चीज को जानना है, उस चीज को हमें जानना है। ठीक है, क्या है फर्स्ट पार्ट, क्या कहता है फर्स्ट प्रोविजन, इसका क्या कहता है। ठीक है, कंटेंट को जानिए, धारा बहुत लंबी है। पहली बात जानना है, ट्राइड बाय ए कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण। यानी जो दोष सिद्धि दोष मुक्ति की सजा सुनाई गई है वह विचारण किसके द्वारा किया गया है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किया गया है। ठीक है, और ठीक है, इसके द्वारा जो जजमेंट दिया गया है कन्विक्शन या एक्विटल का, उसके लिए कहा गया कि इस जजमेंट का जो बेस है, इस जजमेंट का जो बेस है, ठीक है, सेम ऑफेंस सेम फैक्ट्स, दो बातें जानिए, सेम ऑफेंस सेम फैक्ट्स। ठीक है, अपराध के लिए भी कहा गया है, तथ्यों के लिए भी कहा गया है। यानी कि जो न्यायालय के समझ प्रोड्यूस किए गए एविडेंसेज हैं, उन्हीं एविडेंसेस, सेम एविडेंसेस के बिहाफ पर भी ये बात लागू होगी, सेम ऑफेंस पे तो लागू ही होगी। क्योंकि आपने देखा है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के दौरान, ठीक है, अनसर्टेन ऑफेंस अगर रहता है तो चार्ज चेंज भी होते रहते हैं। निर्णय सुनाए जाने के पहले तक चार्ज चेंज भी हो सकते हैं, संदेह वाले चार्ज पर भी दिया जा सकता है सजा। ठीक है, कई चार्ज हैं, एक चार्ज पर भी सजा दी जा सकती है, सारी बातें। ठीक है, तो सेम फैक्ट सेम ऑफेंस दोनों के लिए ये बात लागू है। ठीक है, कि जिस ऑफेंस के लिए सजा दी गई है उसके लिए भी, और मान लीजिए फैक्ट, उन्हीं फैक्टों के आधार पर दूसरा ऑफेंस बाद में प्रतीत होता है, उसके लिए भी मूल नियम यही है कि दोबारा ट्राई नहीं किया जाएगा, दोबारा ट्रायल उसका नहीं होगा। ठीक है, दोबारा नहीं होगा। एक लिखा हुआ है, ठीक है, कि अपराधों के लिए विचारण का भागी पुनः विचारण का भागी उन्हीं तथ्यों पर नहीं होगा। ठीक है, अगर एक बात लिखी हुई है, ठीक है, कि 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था, इसके लिए। ठीक है, तो संदेह की बात भी लिखा गया। पूरी बात क्या है यहाँ पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पूरी बात भी पढ़ रहा हूँ, कंटेंट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, लिखा है किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए, यानी एक व्यक्ति है, एक अपराध है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा जो न्यायालय विचारण किया है वो सक्षम अधिकारिता का है, कंपोनेंट ज्यूरिसडिक्शन रखता है, वे एक बार विचारण किया जा चुका है, और जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है, यानी कि जिस सक्षम न्यायालय ने उसका विचारण किया है, उस विचारण के दौरान उस अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया है, वह तब जब तक ऐसी दोष सिद्ध या दोष मुक्ति प्रवृत्ति रहती है तब तक ना तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अपराध के लिए विचारण का भागी होगा। यानी कि
दोष सिद्धि दोष मुक्ति हमेशा के लिए होती है, जब तक प्रवृत्त है, मतलब हमेशा के लिए ही होती है कि जब तक ये प्रवृत्त है तब तक उसका दोबारा विचारण उसी अपराध के लिए उन्हीं तथ्यों पर नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखा है कि जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, या जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। ठीक है, यानी कि संदेह था कि यह अपराध है लेकिन क्लियर नहीं था, तो जिस अपराध के लिए भी उसे दोषी बना दिया गया। ठीक है, यानी कि जब आप आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में आप देखते हैं कुछ संदेहास्पद बातें आ जाती हैं। क्या यहाँ पर दुर्विनियोग है, क्या यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्या यहाँ पर थेफ्ट है। कभी कभी कुछ दृष्टांत ऐसे लिखे हैं जिनके आधार पर हो सकता है अनसर्टेन हो, संदेह हो, कोई बात नहीं, अगर किसी भी अपराध के लिए वहाँ पर उसे दोषी ठहराया गया है तो दूसरे और जिन अपराधों का संदेह है उसके लिए भी दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है, दोबारा उसका ट्रायल नहीं होगा, दोबारा उसे सिद्ध दोष या दोष मुक्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यह के साथ साथ आप क्या पढ़िए, विद सेक्शन 221, ठीक है, इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट की बात की गई है। इसके साथ पढ़िए कि जिन मामलों पर संदेह था उन पर भी धारा 300 लागू है। ठीक है, यानी कि अपराध होना साबित हुआ लेकिन संदेह रहा कि थेफ्ट है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या दुर्विनियोग है, मिस एप्रोप्रिएशन है। अब बात आई किसी एक के लिए उसे सजा दे दी गई और बाद में उन्हीं फैक्ट्स पर लगता है नहीं थेफ्ट के लिए दे, ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। अब दोबारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए आप ना तो ट्रायल कर सकते हैं ना उसे दोषी या दोष मुक्त ठहरा सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट ऑफेंसेस पर भी लागू है, संदेह वाले ऑफेंसेस पर भी लागू है कि दूसरा ट्रायल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी ये जो 221 सेक्शन को लिखा गया उसे किस प्रकार पूछ सकता है, सिंपल सी भाषा में एक प्रश्न बना देगा कि किसी मामले के ट्रायल के दौरान संदेह है दो अपराधों के बीच, एक अपराध के लिए दंड दे दिया जाता है, लघुतर दंड दे दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये उस अपराध का दोषी है, क्या उसका पुनः विचारण किया जा सकता है? उत्तर है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 300 का फर्स्ट पार्ट कहता है नहीं किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सब सेक्शन क्या कहता है? ठीक है, इस बात के होते हुए, ठीक है, एक अपवादित स्थिति को लिखा गया, और यहां पर सब सेक्शंस को भी आप ध्यान रखिएगा, क्रम को भी ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, क्रम को भी ध्यान रखे रहिएगा। तो धारा की अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस बात को पढ़ना है कि किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सहमति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। एक 221 को फर्स्ट में लिखा गया और सब सेक्शन 2 में लिख रहा है 220, सेक्शन 220 की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट सब सेक्शन में 221 संदेह की बात किया। ठीक है, 221 में संदेह की बात किया। ठीक, 220 में पृथक आरोप की बात कर रहा है। ठीक है, किस बात की? पृथक, डिफरेंट आरोप लगाया जा सकता था। ठीक है, पृथक आरोप लगाया जा सकता था लेकिन लगाया नहीं गया और दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो गया है, तो क्या दोबारा ट्रायल हो सकता है? तो यहां पर क्या कहा गया कि पृथक आरोप लगाया जा सकता था, नहीं लगाया गया है,
राज्य सरकार की सहमति से, अगर राज्य सरकार की सहमति मिलती है तो दोबारा, ठीक है, विचारण किया जा सकता है, ठीक है, दोबारा विचारण किया जा सकता था है ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन किन्हीं एविडेंसों की कमी की वजह से प्राइमा फेसी वो चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। धारा 220 इस बात को कह रहा है कि पृथक पृथक आरोपों के शीर्ष होंगे, तो पृथक पृथक शीर्ष होंगे तो पृथक लगाया जा सकता था। फिलहाल प्राइमा फेसी आपने ट्रायल के दौरान देखा, प्राइमा फेसी जब ग्राउंड बनता है तभी चार्ज फ्रेम किया जाता है, लेकिन एक अपराध के लिए तो चार्ज फ्रेम हुआ, लेकिन दूसरे अपराध के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे, इसलिए फ्रेम नहीं हुआ। बाद में सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल हो गए, अब दोबारा ट्रायल करना चाहते हैं तो हेड चेंज हो गया। 220 में क्या है, हेड डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पृथक पृथक आरोप पृथक पृथक विचारण, यानी कि यदि किसी चार्ज के दो हेड हैं तो दोनों का अलग अलग विचारण होगा। एक हेड कंफर्म था, उसके लिए आरोप लगाया गया, उसका विचारण किया गया, उस पर एक्विटल या कन्विक्शन का रिजल्ट भी आ गया, कोई बात नहीं। एक बचा हुआ था, एक बचा हुआ था। अब बात आई कि जब सफिशिएंट ग्राउंड अवेलेबल हो गया तो राज्य सरकार की सहमति से उस बचे हुए आरोप के लिए जो डिफरेंट हेड है उसके लिए आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आगे जाकर के बात थर्ड क्लाज में लिखी हुई है, बहुत अच्छा क्लाज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इल्यूस्ट्रेशंस जब पढ़ेंगे और क्लियर होगा, और ज्यादा क्लियर होगा। थर्ड क्लास कहता है कि जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोष सिद्ध हुआ है भिन्न कोई अपराध गठित करता है, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोष सिद्ध किया गया था वे परिणाम नहीं हुए थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात को बहुत सामान्य ढंग से लिखा गया। क्या लिखा गया कि जो अपराध है उसका विचारण हुआ और उसके लिए दोष सिद्ध किया गया। ठीक है, बेयर एक्ट कहता है एक अपराध के लिए विचारण हुआ, गुण दोष देखते हुए दोष सिद्ध कर दिया गया, बड़ी अच्छी बात, दोष सिद्ध कर दिया गया। लेकिन ये अपराध क्या है, ये अपराध क्या है? ऐसे, ठीक है, अपराध क्या है? ऐसे कार्यों से रिलेटेड है, ठीक है, जिसका परिणाम, ठीक है, जिसका परिणाम इस दोष सिद्धि के पश्चात आता है। ठीक है, ऐसे कार्यों से संबंधित है जिसका अभी कोई परिणाम अभी जो निकला है उसके लिए तो विचारण हो रहा है, लेकिन दोष सिद्धि होने के बाद अंतिम परिणाम आया। ठीक है, दोष सिद्धि होने के पश्चात अंतिम परिणाम आया। अब बात आई कि ये जो अपराध है, ठीक है, ये इसकी दो कंडीशन पड़ेगी और इस परिणाम की, इन दोनों बातों को मिला करके पढ़िए। जिस अपराध का विचारण हुआ, दोष सिद्धि हुई और बाद में परिणाम आया, उसका अलग अपराध गठित हुआ।
डिफरेंट अफेंस अब कम्यूट हो गया, गठित हो गया। अब क्या होगा? ठीक है, एक कार्य हुआ, ऐसे कार्य था, इस प्रकार का कार्य था कि तत्काल रिजल्ट दे दिया उसने। उस, ठीक है, तत्काल रिजल्ट के आधार पर कार्यवाही हुई, ट्रायल हुआ और जजमेंट हो गया, दोष सिद्धि हो गई। ठीक, लेकिन वो एक्ट ऐसा था कि समय बीतने के साथ उसी एक्ट के कारण एक नए अपराध का गठन हो गया, फाइनल रिजल्ट आया। जैसे किसी ने किसी पर अटैक किया, अटेम्प्ट किया, अभी दृष्टांत मिलेगा यहां शार्ट में। ठीक है, मृत्यु नहीं हुई, बाकी हत्या के सभी कंटेंट पूरे हैं, सिर्फ मृत्यु को छोड़कर। तो हत्या के प्रयास के लिए उसका ट्रायल शुरू हुआ, दंड दे दिया गया। लेकिन ऐसा अटेम्प्ट था कि 6 महीने बाद उसकी उसी एक्ट के कारण, उसी एक्ट का अधिसंभाव्य परिणाम 6 महीने बाद आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई, बचाया नहीं जा सका। अटेम्प्ट के लिए तो उसे दोषी ठहरा दिया गया, क्लियर बिल्कुल था। मान लीजिए उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया, अटेम्प्ट के लिए दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन अभी मरा नहीं है। अब वो जेल में है जिस दौरान, उस दौरान मृत्यु भी हो जाती है, और काज ऑफ डेथ क्या है? वही अटेम्प्ट के एक्ट का काज ऑफ डेथ है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो एक बात कहा गया, न्याय के हित में, जैसा आपने भी पूछा, न्याय के हित में, कि ठीक है उसने स्वीकार कर लिया कि हमने ही मारा, तो जब तक मृत्यु नहीं हुई थी अटेम्प्ट के लिए दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन अगर उसी कार्य का अंतिम परिणाम मृत्यु भी हो गई, तो जाहिर सी बात है मृत्यु के लिए नया विचारण किया जा सकता है। इस बात को समझिएगा। यदि पूर्ववर्ती परिणाम और पश्चातवर्ती परिणाम उसी कार्य से रिलेटेड हैं और पूर्ववर्ती परिणाम के लिए दंडित किया गया है, उससे गंभीर परिणाम उसी एक्ट के कारण बाद में उत्पन्न होता है, तो विचारण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए, अलग अपराध गठित हुआ तो दूसरा विचारण किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आई उसी के एक्ट के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, खाली अटेम्प्ट के लिए दंड देकर कैसे छोड़ेंगे? अन्याय होगा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जो रिजल्ट आया है काम उसी पर होगा। इंतजार नहीं करेंगे बैठ करके कि अच्छा गंभीर है, मरने दीजिए, मर जाए तो हत्या के लिए ट्रायल करें। अब इंतजार थोड़े करेगी कोर्ट बैठ करके कि इंतजार करें। अब कब मरें, हमको क्या पता कब मरेंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में। ठीक है, तो फिलहाल के परिणाम पर दंड दे दिया गया, उसी का संभावित अगला परिणाम जब आता है उसका भी विचारण किया जा सकता है। सब सेक्शन 3 इस बात को कहता है। क्लियर है? फोर्थ क्लाज एक स्पेसिफिक बात को कहता है। क्या कहता है? धारा 300 का चौथा क्लाज क्या कह रहा है? ठीक है, इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषसिद्ध या दोषमुक्ति होने पर भी, यानी कि किन्हीं कार्यों से जो बना अपराध था उसके लिए दोषसिद्ध दोषमुक्त कर दिया गया। ठीक है, जो भी था कर दिया गया। फिर उन्हीं कार्यों से बनने वाले उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए, एक अपराध के लिए दोषसिद्ध दोषमुक्त कर दिया गया है, अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था, जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या छिपी बात है उसको बता दो, फिर सीधे से हम लिख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ रखे हैं कि न्यायालयों के विचारण की क्षमताओं का निर्धारण कर दिया गया है कि कौन सा कोर्ट कितने दंड तक के मामले का विचारण कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अलग अधिकारिता है, फर्स्ट क्लास की अलग अधिकारिता है, सीजीएम की अलग अधिकारिता है। ठीक है, सहायक सेशन न्यायाधीश की अलग है, एडिशनल और सेशन न्यायाधीश की अलग है। सारी बातें डिफाइन है। ठीक, अब कुछ कार्य से बने हुए कोई ऐसा अपराध आया, ठीक है, कोई ऐसा अपराध आया, उसका रिजल्ट
जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल था, ट्रायल कर लिया गया और बाद में उससे गंभीर और एक अन्य रिजल्ट निकल करके आता है और वो मान लीजिए 5 या 7 वर्ष के लिए दंडनीय है। अब बात आई, क्या पहली बात उसके लिए सक्षम न्यायालय नहीं था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके लिए सीजेएम सक्षम है, तो सीजेएम के पास उसका दोबारा उन्हीं तथ्यों पर विचारण किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सबसेक्शन 4 को जो है किस तरीके से अरेंज किया जाए, ठीक है, कई कार्य, ठीक है, परिणाम, ठीक, दोष सिद्ध या दोष मुक्त, ठीक है, ये फिर अन्य परिणाम, उन्हीं कार्यों से अन्य परिणाम निकला, ठीक है, पूर्ववर्ती न्यायालय इसके लिए या इसके विचारण के लिए सक्षम नहीं था, ठीक है। जो अन्य परिणाम निकला है, पूर्ववर्ती न्यायालय जिसने ट्रायल किया था उन्हीं कार्यों में से किसी परिणाम का, वो इस अन्य परिणाम के लिए सक्षम नहीं था, ठीक है, सक्षम नहीं था, तो क्या होगा, इसका और इसका मिला करके रिजल्ट क्या होगा, सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य विचारण किया जा सकता है, ठीक है, सक्षम न्यायालय द्वारा ये जो हो सकता है, ये मेजर जो परिणाम है इसका विचारण किया जा सकता है, ठीक। अब बात आई मान लीजिए कि ये अन्य परिणाम के लिए भी सक्षम होता, तो इसके लिए तो पहले ही व्यवस्था लिख दी गई है, ये 220 में मामला आता है तो राज्य सरकार की सहमति से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। संदेह की स्थिति है तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अधिकारिता की, न्यायालय के अधिकारिता की बात हो रही है, ठीक। और दूसरी बात ये आती है कि जब मामला आपके समक्ष आया और आप सभी हेड्स पर विचार करने के लिए सक्षम है तो आपने आरोप क्यों नहीं लगाया। यही तो मुख्य बात है कि जिस भी एक्ट्स के कारण आपने जो आरोप लगाए हैं, जितने भी शीर्ष बनते हैं, आप उसके लिए सक्षम न्यायालय, तो आप आरोप लगाइए, विचारण करिए, दोष सिद्ध या दोष मुक्त करिए, दोबारा नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ बात क्या आई कि यहाँ पर तो सक्षमता ही नहीं थी, तो इसने आरोप नहीं लगाया उस परिणाम पर और विचारण करके रिजल्ट दे दिया। अन्य परिणाम दूसरे सक्षम अधिकारिता के न्यायालय का मामला है तो दूसरे में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो अपने अधिकारिता के हिसाब से कॉग्निजेंस लेते हुए, चार्ज फ्रेम करते हुए ट्रायल कर सकता है, ठीक है। या तो मामला 220 में आए या तो इस तरीके से आए, बिल्कुल क्लियर कट मामला है। न्यायालयों की अधिकारिता को सिक्योर किया गया है कि एक अक्षम, इस अपराध के लिए, अन्य परिणाम के लिए अक्षम न्यायालय ने छोटे अपराध के लिए अगर ट्रायल किया है तो बड़े अपराध के लिए वो सक्षम नहीं था, तो बचाव नहीं मिलेगा कि 300 का बचाव मिलेगा, बल्कि सक्षम न्यायालय के समक्ष नया विचारण किया जा सकता है। बहुत क्लियर बात लिखी हुई है, ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है। फिफ्थ स्पेशली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्लास क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा उन्मोचित किया गया था या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, एक बात नहीं लिखी है, कुछ बातें लिखी हैं, ठीक। पहली बात क्या लिखी है, पहली बात लिखी है उन्मोचन, ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इंटरप्रेट करके चलिए उन्मोचन को, नहीं तो गलत हो जाएगा, कई बार प्रश्न आया है, ठीक है।
उन्मोचन की 2 ब्रांच बना लीजिए, ठीक है। डिस्चार्ज की 2 ब्रांच बना लीजिए। 2 ब्रांच हम क्यों बना रहे हैं उसका भी कारण जानिए, वो भी क्वेश्चन है। 2 ब्रांच हम इसलिए बना रहे हैं डिस्चार्ज का कि सामान्य तौर पर, ठीक है, जो हम लोगों ने शुरुआत में सेक्शन 300 के एक जनरल रूल की बात की कि मेरिट डिमेरिट पर विचार करते हुए यानी विचारण करते हुए रिजल्ट दिया जाता है, उसके लिए रेस जुडिकेटा का नियम लागू है। अब बात आई उन्मोचन क्या है। उन्मोचन तो प्रथम दृष्टया यदि मामला नहीं बनता है उसी समय उन्मोचित कर दिया जाता है। एविडेंसेस के, फैक्ट्स के मेरिट डिमेरिट का प्रश्न नहीं उठता है, यानी कि गुण दोष पर विचारण नहीं किया गया है, सिर्फ क्या सफिशिएंट ग्राउंड बनता है या नहीं बनता है, इतने मात्र पर ही उन्मोचन कर दिया जाता है, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व ही, ठीक है। आरोपों का चार्ज फ्रेम करने से पहले ही उन्मोचन कर दिया जाता है। तो इसके 2 ब्रांच बनाए। क्या बनाए? आरोप लगाने के पूर्व उन्मोचन और 258 में उन्मोचन, ठीक। यानी कि जो सबसेक्शन 5 है आपका 5th क्लास में जो बात लिखी है उसको छोड़ के थोड़े चलेंगे। यह 258 जो उन्मोचन है चार्ज फ्रेमिंग के बाद है, विचारण के दौरान है। अगर लगता है न्यायालय को कि नहीं इसको उन्मोचित कर दिया जाना चाहिए, न्याय अन्याय में नहीं परिवर्तित होगा, तो उन्मोचित कर सकता है, उन्मोचित कर दे। लेकिन ये जो मूल नियम है उन्मोचन का वो यही है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिल रहा है तो फिलहाल डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यानी कि जो आरोप न्यायालय द्वारा नहीं लगाए गए थे, जो आरोप किसी के द्वारा लगाए गए थे उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जब कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देगी तो विचारण जरूर करेगी, और उसमें सिर्फ एक जगह एक कंडीशन लिखी है 258 में। यहां पर भी छोटे मामलों में अगर न्याय के हित में, मतलब न्याय का अहित नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट मेंटेन है, तो उन्मोचन किया जा सकता है। तो पहले के लिए, यहां के लिए आरोप लगाने के पूर्व जब उन्मोचन हो रहा है, ठीक है, तो इसका विचारण किया जा सकता है। यानी 300 इसे कवर नहीं करेगी, ठीक है, 300 इसके ऊपर लागू नहीं होगी। लेकिन 258 यहां सशर्त है, टर्म एंड कंडीशंस हैं। क्या हैं कि अगर 258 के तहत उन्मोचित किया गया है तो क्या होगा, ठीक है, उन्मोचन करने वाले न्यायालय द्वारा या, ठीक है, उन्मोचन करने वाले न्यायालय द्वारा या अधीनस्थ अगर है, अधीनस्थ न्यायालय है, न्यायालय, ठीक है, द्वारा उपरोक्त के अनुमति से, ठीक है। यानी मान लीजिए कि सीजेएम ने उन्मोचन किया है 258 के तहत, ठीक है, तो सीजेएम कर सकता है। लेकिन बाद में अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड मिलते हैं, लगता नहीं अन्याय हो रहा है, तो दोबारा ट्रायल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि उसके अधीनस्थ किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्मोचन, सॉरी, ट्रायल इसका किया जाना है, छोटा कोई ऑफेंस बनता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कम्यूट कर दिया जाता है, तो सीजेएम की अनुमति से करेगा, स्वयं से ही संज्ञान लेकर के नहीं करेगा। कहने का मतलब जिसने उन्मोचन किया है वो कर सकता है, या उसका अधीनस्थ न्यायालय अगर उसका विचारण करना चाह रहा है, उसकी अधिकारिता में आता है, तो उन्मोचन करने वाले न्यायालय से सहमत लेने के पश्चात किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो क्या एक्सप्लेन किया गया,
ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया गया ये भी बड़ा विशेष है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट और द डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि परिवाद का खारिज किया जाना, ठीक है, और दूसरी कंडीशन अभियुक्त का उन्मोचन, इन दोनों बात के लिए, ठीक है, कहा गया दोष मुक्ति नहीं है, यानी कि अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है, 300 लागू नहीं होगा। ठीक है, इन दो मामलों में धारा 300 लागू नहीं होगी, यानी कि धारा 300 के पर्पज से आप इसे एक्विटल मत समझिए, ओनली डिस्चार्ज समझिए, या जो भी है परिवाद का खारिज किया जाना, दोनों। तो परिवाद किस सेक्शन में खारिज होता है, 203 में। ठीक है, उन्मोचन बहुत जगह होता है, परिवाद 203 में। तो आपसे हो सकता है इस तरीके से भी पूछे कि धारा 300 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए कि किन किन मामलों पर लागू होगा, किन पर लागू नहीं होगा। तो 203 लिख करके पूछ ले कि धारा 203 पर 300 लागू होगा या नहीं होगा, नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि परिवाद का खारिज किया जाना एक्विटल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो सफिशिएंट ग्राउंड न होने पर ही खारिज हो जा रहा है। ठीक है, मेरिट डिमेरिट की बात ही नहीं हुई है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, अब एक बार दृष्टांतों पर भी चर्चा हो जाए। ठीक है, सभी दृष्टांत लगभग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक दो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्रमशः उनको पढ़ते हुए उन पर चर्चा कर लेते हैं। बेयर एक्ट आपके पास है। ठीक है, का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है और वह दोषमुक्त कर दिया जाता है। जब तक दोष मुक्ति प्रवृत्त रहे, उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यास भंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता। एक बहुत सामान्य सी बात की गई है, क्योंकि आप जानते हैं आईपीसी में, ठीक है, सिंपल थेफ्ट के लिए अलग सजा है, सेवक लिपिक आदि के लिए अलग सजा है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस हैं, यानी कि हेड्स चेंज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, फिर सेवक है, सेवक कभी कभी न्यासी की स्थिति में भी आ जाता है, देख रेख न्यस्त कर दी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहिए कि नहीं चलिए चोरी के लिए नहीं तो न्यास भंग के लिए, नहीं नहीं, किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि एक बार उसे दोष मुक्त कर दिया गया है तो दोबारा वाद नहीं लाया जा सकता, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, बी नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन कहता है, बहुत सिंपल बात कहता है, घोर उपहत कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है। ग्रेवियस हर्ट के लिए ट्रायल होता है और वह दोष सिद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, दोष सिद्ध कर दिया जाता है, यानी कि ग्रेवियस हर्ट के लिए उसे दोष सिद्ध कर दिया गया। क्षत व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है, यानी कि उस ग्रेवियस हर्ट का अंतिम में उसके दोष सिद्ध हो जाने के बाद रिजल्ट आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आपराधिक मानववध के लिए का पुनः विचारण किया जा सकता है। तो हम लोग इस बात को समझ लिए हैं कि अगर किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है और उसी कार्य का अंतिम परिणाम दोष सिद्धि के बाद निकल करके आता है, ठीक है, जो उस समय नॉलेज में नहीं था, संभावना नहीं थी, नहीं हुआ था, तो बाद में आता है और उसी एक्ट के कारण है, तो दोबारा ट्रायल हो सकता है। इन्होंने लिखा है आपराधिक मानववध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है। ठीक है, गा ये भी इस तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और क्लिष्टता बढ़ा दी गई है कि खा के आपराधिक मानववध के लिए का
पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। खा की हत्या के लिए का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकता है। बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया। ठीक, देखिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ठीक, ये दोनों चार्जेस तभी लगाए जाएंगे जब मृत्यु हो चुकी है। यानी बी और सी में डिफरेंस देखिए, जब मृत्यु हो चुकी है और आपको ही मजिस्ट्रेट को ही डिसाइड करना है कि मामला यह मृत्यु कल्पेबल होमिसाइड में आती है या मर्डर में आती है। ठीक है, और आपने क्या डिसाइड किया? कल्पेबल होमिसाइड के लिए डिसाइड किया, चार्ज फ्रेम किया और उसी के लिए कन्विक्ट कर दिया। तो यहाँ पर संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास कह रहा है कि संदेह था कि कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, आपने कल्पेबल होमिसाइड पर डिसाइड किया है, अंतिम निर्णय किया है, तो अब मर्डर के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी कि जो 221 वाली बात है, इलस्ट्रेशन गा क्लियर करता है कि कल्पेबल होमिसाइड या हत्या दोनों में से संदेह है और उसके लिए जो है दंड किसके लिए दिया जाए, और आपने कल्पेबल होमिसाइड के लिए दिया गया है, तो अब आप दोबारा हत्या के लिए देना चाहते हैं, विचारण करना चाहते हैं, तो धारा 300 आपको अनुमति नहीं देगी। और वहीं पर इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? यहां संदेह नहीं है, पृथक है। ठीक है, रिजल्ट बिल्कुल से डिफर है। ग्रेवियस हर्ट, मर्डर। ठीक है, ग्रेवियस हर्ट उस समय का तत्कालिक परिणाम था जिस पर दोष सिद्ध किया गया, लेकिन इसी का अधिसंभाव्य परिणाम नेक्स्ट रिजल्ट, उसी एक्ट का नेक्स्ट रिजल्ट डेथ हो गई, तो अब मर्डर के लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए जैसा भी मामला हो लाइबल किया जा सकता है, यानी कि री ट्रायल उसका किया जा सकता है। बी और सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पष्ट। बिल्कुल डिफरेंट हेड है, किया जा सकता है। संदेह है, सस्पिशस है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है। डी, खा की स्वेच्छा से उपहित कारित करने के लिए का पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। खा को स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करने के लिए का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकता जब तक कि मामला इस उपधारा 3 के अंदर ना आए। ठीक है, 3 के अंदर ना आए। ठीक, तो रिजल्ट ये भी जो है थर्ड क्लास को इंडिकेट कर रहा है कि सामान्य नियम यहाँ पर यही है कि हर्ट और सिंपल हर्ट और ग्रेवियस हर्ट का एग्जाम्पल लिया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर मामला 3 में नहीं आता है, डिफरेंट नहीं होता है, तब तक आप दोबारा विचारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंतिम परिणाम, अंतिम वर्णित अपराध अगर फुल्ली डिफरेंट है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल हर्ट और ग्रेवियस हर्ट लगभग सेम टू सेम चलता है, आप उसी समय पहचान सकते हैं, इसीलिए उपधारा 3 का रेफरेंस दिया गया है। ठीक है। ई कहता है खा के शरीर से संपत्ति की चोरी करने के लिए का पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और दोष सिद्ध किया जाता है। उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात का पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। ठीक है, अब बात आई न्यायालय की सक्षमता। न्यायालय की सक्षमता, ठीक है, चोरी के ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया। चोरी के ऑफेंस के लिए फर्स्ट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है, जो भी इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसको दंडित कर दिया गया। अब बात आई कि फैक्ट्स निकल करके आ रहे हैं कि ये लूट का अपराध है, तो लूट उससे गंभीर हो गया, ग्रेविटी बढ़ गई ऑफेंस की, और जो मजिस्ट्रेट ने चोरी का ट्रायल किया था वो लूट के लिए सक्षम न्यायालय नहीं है, इसलिए लूट का मामला अलग ज्यूरिसडिक्शन के सक्षम न्यायालय में चलना है। 300 उसको अलाउ करती है कि लूट के मामले को सक्षम न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सीधा सीधा है। एफ कहता है घा को लूटने के लिए का, खा और गा पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वे दोष सिद्ध किए जाते हैं। डकैती के लिए उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात का, खा, गा पर आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है,
ठीक है। इस इलस्ट्रेशन में डकैती के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, है ना। हाँ, तो यहाँ का खा गा ही लिखे हैं। इनको खाली बस ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि लूटने का आरोप लगाया गया है, दोष सिद्ध भी कर दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और लोग मिल गए हों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था कि बाद में जो है घा और अंगा भी मिल गए, तो 5 जहाँ पूरे हो गए तो 5 पूरे हो जाने पर लूट डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ज्यूरिस्डिक्शन चेंज हो जाएगा, आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण, मतलब थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। आप लोगों को कहीं लिखना पड़े तो इस बात को जोड़ते हुए लिखिएगा कि 2 और अभियुक्त प्राप्त होते हैं उसी मामले के लिए जिसकी वजह से वह लूट डकैती में परिवर्तित हो जाती है। अब सक्षम न्यायालय के समक्ष, ठीक है, डकैती का आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है, ठीक। टेंशन ना लीजिएगा कि कोई अन्याय हो रहा है। का खागा अगर सजा भुगत रहे हैं और डकैती के लिए जब सजा दी जाएगी तो उस पहले ही नियम पढ़ चुके हैं कि जो सजा भुगत चुके हैं संबंधित मामले में उसको यहाँ पर, ठीक है, सेट ऑफ कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अधिकारिता की ट्रायल की बात हो रही है, ठीक है। सजाएं कितनी कितनी मिलेंगी, मर्ज होगी कि नहीं, उसके लिए नियम अलग लिखे हुए हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। क्योंकि ला पढ़ते समय कई बातें दिमाग में आती हैं कि अब क्या होगा, नए सिरे सजा मिलेगी, ये नहीं। इसके लिए पहले ही बेसिक नियम आप पढ़े हैं कि जितनी सजा भुगती जा चुकी है, ठीक है, उतने को सेट ऑफ कर दिया जाएगा, उसी में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ अधिकारिता की और रेस जुडिकेटा की बात हो रही है कि रेस जुडिकेटा कैसे कैसे मामलों पर लागू नहीं होगा और सामान्य रूप से कहाँ पर लागू होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से इलस्ट्रेशन लिखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे। प्रश्न लगभग श्योर है आएगा ही आएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, अदरवाइज पढ़ेंगे समझेंगे भूलेंगे ये लगा रहेगा, तो मेरे हिसाब से भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ओके।